Definition of company, nature or characteristics of a company, differences between partnership firm or HUF or LLP versus company. I will be giving you some short notes on all these topics, and specifically it's for CS executive students. But if you are a student of commerce, or if you want to understand all these topics, you can definitely refer to my video, so that this will be a quite fast track video for all the CS executive students as well. Welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. So this is the new edition of videos that I'll be making regularly and will be posting on my channel. Do support it by subscribing it and like the video if you found it informative. Do share it with your friends and follow me on Instagram, Twitter and Pinterest as well. आज की वीडियो में जो कंटेंट्स हैं या जो पढ़ाया जाएगा वो है व्हाट इज द कंपनी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, हाउ टू ड्राफ्ट डिफरेंसेस एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, HUF, LLP वर्सेस कंपनी. सोर्स आई विल टेल यू, इट इज द स्टडी मटेरियल ऑफ CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स कंपनी लॉ न्यू सिलेबस. इफ यू आर वंडरिंग, यू कैन रेफर टू इट एंड देन रेफर टू माई वीडियो, और यू कैन जस्ट कीप इट असाइड, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है. सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कंपनी लॉ में, कंपनी का मतलब क्या होता है. ठीक है, कंपनी, अगर हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 जो है वो कंपनीज एक्ट के डेफिनेशंस का सेक्शन होता है. ये आपको पता होना चाहिए कि एक्ट्स में जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस का सेक्शन है, तो इसमें सारी डेफिनेशंस प्रिस्क्राइब्ड होती हैं. तो इसमें सब सेक्शन 20 में गिवन है कंपनी का मतलब. सो हियर, as per the act, it is a company means a company incorporated under this act or any previous company law. Now you should know कि पहले Companies Act 1956 था, फिर amendments आई, फिर change हुआ और अब ये Companies Act 2013 है. तो चाहे वो 1956 के अंदर भी incorporated company हो सकती है, तो उसे भी हम company समझेंगे. तो बहुत ही सीधी सी और सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी कंपनी incorporated है इस एक्ट के अंदर या पुराने एक्ट के अंदर, वो कंपनी कहलाती है. बट एक्चुअली कंपनी क्या होती है, देर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑल्सो जो बुक्स में गिवन है. लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो आप देखो, अगर आपको कंपनी की प्रॉपर सम अप या डेफिनेशन बनानी है तो आप दिमाग में सोचो कि इसकी क्या नेचर है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है. कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस का जो उसका नेचर होगा, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो उसी से डिफाइन होगी. तो आप नीचे देखो दिया है, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. ठीक है, एक ऐसा एसोसिएशन, पहले तो वॉलंटरी मतलब अपने मन से लोग आते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है. हाँ, अपने मन से वो काम करना चाहते हैं, वो बिजनेस में एंटर करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में प्रॉफिट के लिए. ठीक है, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए वो आगे आते हैं अपना इन्वेस्टमेंट देने के लिए विद कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. वो अपना कैपिटल लेके आते हैं, लेकिन वो कैसे मतलब कि कंपनी के में इंट्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं शेयर्स. ठीक है, शेयर मार्केट, जैसे मैंने शेयर खरीद लिया और मेरा पैसा कंपनी में चला गया, तो उस हिसाब से हम आते हैं, क्योंकि मेरा मन है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, मैं गई, मैंने शेयर खरीदा और पैसा जो है वो कंपनी में चला गया. कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी और मुझे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे मेरा शेयर मिलेगा, मुझे मेरा डिविडेंड मिलेगा. ठीक है, जो रिटर्न मैंने दिया, तो उस रिटर्न के लिए मैं गई, मैंने इन्वेस्ट किया, ताकि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो मेरी जेब में भी पैसा आएगा विद लिमिटेड लाइबिलिटी. कल को कंपनी डूब जाए तो इट इज नॉट लाइक कि मुझे अपने घर का सामान बेचना है, नॉट एट ऑल. इट कम्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जितने मैंने शेयर कैपिटल खरीदा है, मेरी उतनी ही लाइबिलिटी है कंपनी के साथ. कंपनी कल डूब जाती है तो मैं उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं करूंगा, मेरी एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेरी लिमिट उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है. हैविंग अ डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एंटिटी, कंपनी की एक अलग कॉर्पोरेट एंटिटी है, कंपनी में ओनरशिप अलग है, मेंबर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है. ठीक है, और कंपनी की अपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है एंड कॉमन सील. अब क्योंकि हम कंपनी को एक कॉर्पोरेट एंटिटी कहते हैं, कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में खुद एंटर करती है, तो वो साइन नहीं कर सकती, तो उसके लिए कॉमन सील यूज किया जाता है. ठीक है, कॉमन सील एक तरीके की सील है, एक तरीके की स्टैंप है, जो कि डॉक्यूमेंट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगाई जाती है. वो एक तरीके से सिग्नेचर ऑफ द
कंपनी कहलाया जाता है विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी चलती ही रहती है, किसी मेंबर के मर जाने से कंपनी रुकती नहीं है, अनलाइक अनदर काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये एक्चुअली नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन जब आप उन्हीं सारी चीजों को मिला के एक डेफिनेशन बनाओगे तो आप देखोगे कि कंपनी की डेफिनेशन सम अप हो जाएगी इन terms of nature, in terms of the characteristics of the company. स्टार्टिंग विद द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, तो सबसे पहला नेचर या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। एक कंपनी की एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, इसका मतलब है वो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दिस एक्ट, जो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई विद अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। आप कैसे कह सकते हो कि कंपनी की एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है? देखो उसका अपना एक नाम है, ठीक है। इट एक्ट्स अंडर इट्स नेम, जहाँ पे भी आप देखो कंपनी का नाम ही लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी हर जगह पे कंपनी का अपना नाम आएगा, तो उसकी अलग एक पर्सनालिटी है, उसकी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, उसे एक नाम दिया गया है, उसकी अपनी एक सील है, एज आई टोल्ड यू। क्योंकि कंपनी जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन तो नहीं कर सकती है, इसलिए एक सील दिया जाता है। सील बेसिकली हम उसे सिग्नेचर कहते हैं ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी के पास रहती है, वो सील लगा देता है तो डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। इट्स असेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी के असेट्स कंपनी के हैं, मेंबर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में। ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैसे है? क्योंकि उसका एक अपना नाम है, कंपनी का अपना नाम है, कंपनी अपने नाम के अंडर ही एक्ट करती है, अंडर ही फंक्शन करती है, उसकी अपनी एक सील है जो कि यूज की जाती है। जो भी कंपनी के असेट्स हैं वो कंपनी के हैं एंड दे आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, अब कंपनी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, ठीक है। जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो कंपनी के नाम पे खरीदी जाएगी, ठीक है। अपने डेट्स इनकर कर सकती है, अपने नाम पे मनी बोरो कर सकती है, बैंक अकाउंट रख सकती है, पीपल एम्प्लॉय कर सकती है, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, जॉब्स दे सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, और इसकी कैपेबिलिटी है ऑफ सुइंग और बीइंग सूड, मतलब इन सिंपल वर्ड्स केस कर भी सकती है और इस पे केस हो भी सकता है, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। तो ये सेकंड पॉइंट बनता है जब आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करोगे कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी तो है ही, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो अपने डेट्स इनकर कर सकती है, अपने नाम पे मनी बोरो कर सकती है, बैंक अकाउंट बना सकती है, जॉब्स दे सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इट कैन बी सूड एंड इट कैन सू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी चीज है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसके नोशनल ओनर्स ही रहते हैं। नोशनल का मतलब रियल ओनर्स नहीं बोल सकते हम उनको, ठीक है, नोशनल ओनर्स हैं, एंड डू नॉट ओन एनीथिंग इन इट एक्सेप्ट द ओनरशिप ऑफ शेयर्स होल्ड। लाइक आई टोल्ड यू, लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ओनरशिप भी उनकी उतनी तक ही है जितनी उनके शेयर्स हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स कि आपके पास कितना शेयर कैपिटल है, आप उतने ही कंपनी के ओनर हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब बात आएगी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की। तीन चीजें आप याद रखो, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैसे है, अपना नाम है, उसका नाम के अंडर फंक्शन कर रही है, सील है, असेट सेपरेट है मेंबर्स से, फिर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, डेट्स इनकर कर सकती है, मनी बोरो कर सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, जॉब्स दे सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे केस उस पे हो भी सकता है और केस कर भी सकती है। सिंपल वर्ड्स, इट कैन सू एंड बी स्यूड, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसके नोशनल ओनर्स हैं एंड डू नॉट ओन एनीथिंग एक्सेप्ट उनका जितना शेयर्स में ओनरशिप है उतनी ही ओनरशिप है, उससे ज्यादा नहीं है। सो ये फर्स्ट पॉइंट है व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। आपसे जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वैसे दिमाग में पॉइंट्स बना भी सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो, राइट। दूसरा नेचर या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आर्टिफिशियल पर्सन, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑब्वियसली इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट की जाती है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म्स भरे जाते हैं, सब कुछ होता है, तो ये लॉ ने क्रिएट किया है इसे, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन ही हुआ। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, लीगल पर्सन है हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, possess properties in its own name, sue and can be sued by others etc. आप देखोगे बार बार वही चीजें रिपीट होंगी, लेकिन ऐसे ही है, यही मेन पॉइंट्स हैं कंपनी से रिलेटेड। और फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन बीइंग नहीं है,
तो आर्टिफिशियल तो हो गई, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन क्यों है वो मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, केस कर सकती है, इस पे केस हो भी सकता है, प्रॉपर्टी अपने नाम में ये खरीद सकती है। फिर ये आर्टिफिशियल कैसे? आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इनविजिबल है, दिखती तो नहीं है, इट्स लाइक दिखती इन द सेंस कि बिल्डिंग्स दिख सकती हैं, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग हमें एज अ पर्सन वो दिख रही है, राइट। इंटैंजिबल है, इंटैंजिबल मतलब उसको टच नहीं कर सकते जाके। एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, लॉ ने उसे क्रिएट किया है एज आई टोल्ड यू, एंड बट इट इज केपेबल ऑफ एंजॉइंग द राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्ट टू ड्यूटीज। इसलिए वो एज अ पर्सन हम उसे काउंट करते हैं, एज अ पर्सन हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल पर्सन नहीं है, राइट। सो दिस इज अ नेचर ऑफ अ कंपनी की एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इस लॉ ने इसे क्रिएट किया है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक लीगल पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, ये अपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स, राइट। उसके बाद आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इनविजिबल है, दिखती नहीं है, इंटैंजिबल है, टच नहीं कर सकते, और ये सिर्फ इट एग्जिस्ट अंडर द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, लॉ ने ही इसे बनाया है, लेकिन इसके पास अपने राइट्स हैं एंड दे आर सब्जेक्ट टू ड्यूटीज, क्योंकि हम इसे एज अ पर्सन काउंट कर रहे हैं। तो ये सेकेंड नेचर ऑफ कंपनी है कि इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने बोला कि इसकी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, इसके एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं है, राइट। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कंपनी लीगल पर्सन हो सकती है, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं है, राइट। सो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, अ लीगल पर्सन वाज नॉट अ सिटीजन एंड कैन एक्ट ओनली थ्रू नेचुरल पर्सन्स। ठीक है, वो तो काम करने के लिए तो मैनेजमेंट ही चाहिए ना, काम करने के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चाहिए, वो उसके लिए तो कंपनी खुद अपने आप जाके काम नहीं कर सकती, राइट। सो इसलिए वो सिटीजन नहीं है। हालांकि राइट टू इक्वालिटी दिया गया है कंपनी को, जो आर्टिकल 14 है वो अवेलेबल है, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स, मतलब ये ऐसे नहीं है कि एक मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन आया, नहीं, बहुत ही कैटेगोरिकली से एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है, चाहे वो कंपनी है और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सिटीजनशिप, इन्हें सिटीजनशिप नहीं दे सकते, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट कंपनी एक सिटीजन नहीं है। अगला नेचर, कंपनी नेशनैलिटी भी है कंपनी के पास और रेजिडेंस भी है। ऑब्वियसली तभी हम कहते हैं इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि कंपनी के पास, देखो कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड एड्रेस रहता है, ठीक है। जब इनकॉर्पोरेशन होगी तो कहाँ पे कंपनी है वो भी तो देखेंगे ना। सो चाहे वो ये जुडिशियल डिसीजन से बनी है, राइट, और कंपनी सिटीजन नहीं है, लेकिन इसके पास नेशनैलिटी भी है, डोमिसाइल भी है एंड रेजिडेंस भी है। डोमिसाइल हम बोलते हैं प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन को, वही हुआ ना डोमिसाइल, तो जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड एड्रेस हुआ, राइट, तो वो हुआ। डोमिसाइल क्लिंग्स टू इट थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस, वो तो है। तो नेशनैलिटी भी दी जाती है, डोमिसाइल भी है और रेजिडेंस तो है ही है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता रहता है कि कंपनी रेजिडेंट है या नहीं है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उन सब तरीकों से। तो ये है नेक्स्ट जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी जब बनी थी, ठीक है, या कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जैसे पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप से हम शुरू करते हैं कि हाँ हमने दुकान खोल ली, कल को कोई नुकसान हो गया तो हमें दुकान मतलब क्रेडिटर्स को पैसे वापस करने हैं, तो दुकान का सामान तो जाएगा ही जाएगा, घर का सामान भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दुकान हमारी थी। लेकिन कंपनी में उन्होंने बहुत मतलब कि कैटेगोरिकली बोला है कि सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी है जितने के शेयर्स आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं। द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट्स इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई डू यू थिंक कि कंपनीज जो हैं वो बनी, व्हाई डू यू थिंक कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस इतना फ्लरिश हुआ और लोगों ने इतना इसमें मतलब इन्वेस्ट किया? क्योंकि इसमें आउटसाइडर्स जाके इन्वेस्ट करते हैं विदाउट द हेडेक कि हमारा पैसा फंस जाएगा या ऐसा कुछ होगा। सिर्फ जितना मैंने अपना शेयर के लिए पे करना है उतनी ही मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर एज अ शेयर होल्डर एक्सटेंड्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम। ठीक है, जितना आपने पे नहीं किया आपकी उतनी ही लाइबिलिटी है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं आपकी उतनी, आप उसकी पूरी पेमेंट कर दो, उतनी ही लाइबिलिटी है। द कंपनी
Being a separate person is the owner of its assets and bound by its liabilities, जो हमने पहले भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो assets हैं वो उसी के होते हैं, members के नहीं होते. So it is like liability of a member as a shareholder, ये extend होगा to the contribution of the capital, और जो कंपनी है वो एक separate person है and is the owner of its assets and bound by its liabilities. ये एक बहुत important nature या बहुत important characteristic है कंपनी का, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए in detail. Now, अब तो मैंने आपको बता दिया कि limited liability ये है, लेकिन इसके exceptions भी हैं जो आपको पता होने चाहिए. टू मेक यू लर्न बेटर मैंने हर चीज़ को बाइफरकेट किया है और छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है. स्टार्टिंग विद द एक्सेप्शंस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. तो फर्स्ट एक्सेप्शन जहाँ पे सेक्शन 3A के अंडर मेंबर्स सेवरली लाइबल हो जाएंगे कुछ केसेस में. वो क्या केसेस हैं? सबसे पहले बताया नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस्ड. एज पर कंपनीज एक्ट उसने बोला है कि पब्लिक कंपनी के एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए एंड प्राइवेट कंपनी के एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है. उसका कोई रीजन है इसलिए बोला गया है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है. लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए, यानी कि पब्लिक कंपनी बिलो 7 चले गए, प्राइवेट कंपनी के बिलो 2 हो गए. देन कंपनी कैरीज बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स. ठीक है, कंपनी को पता है कि हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए और 6 महीने तक उसी तरीके से बिजनेस करी जा रही है, विच इज नॉट राइट. ठीक है, एक अगर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है तो वो मीटअप होनी चाहिए. बहुत क्लियरली लिखा है कि जहाँ पे पब्लिक कंपनी बनेगी उसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी बनेगी एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए. लेकिन मेंबर्स रिड्यूस हो गए और कंपनी अपना काम करे जा रही है, बिजनेस चलाई जा रही है, उसमें भी 6 महीने लगा दिए उन्होंने. देन व्हाट हैपेंस? Every person who is a member of the company during the time shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that टाइम एंड मे बी सेवरली sued therefore. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि आपको बताया गया है कि इतने इतने नंबर्स प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए और आप कंपनी का बिजनेस 6 महीने तक चलाते रहे. तो उस केस में उस टाइम पीरियड में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जब आपके मेंबर्स रिड्यूस्ड थे, जितने भी अपने डेट्स लिए हुए थे उसके लिए मेंबर सेवरली लाइबल हो जाएंगे. मतलब जितने भी मेंबर्स उस टाइम पे थे वो सब पे करेंगे और स्यू भी हो सकते हैं. अगर उन पे केस होगा तो वही देखेंगे कि क्या हुआ. तो ये फर्स्ट चीज़ है कि अगर मेंबर्स कम हो गए और 6 महीने तक बिजनेस चलता रहा तो जो भी पर्सन्स उस टाइम लिमिट में उन मेंबर्स थे उनके ऊपर जितना भी लाइबिलिटी ऑफ डेट्स उन्होंने उस टाइम पे ले लिए, ठीक है, उस ड्यूरिंग में, तो वो उनके लिए लाइबल है, ना कि कंपनी. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी खत्म हो जाती है. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सेप्शंस. अब कंपनी इनकॉर्पोरेट ही एज एन अनलिमिटेड कंपनी हुई है, राइट. अगर कंपनी के नाम में अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही हुई ना, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज C. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अनलिमिटेड कंपनी की तरीके से ही वो इनकॉर्पोरेट हुई तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हुई. नेक्स्ट एक्सेप्शन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन कैसे हुई? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी ने फर्निश किया गलत स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन. किस तरीके से फॉल्स मतलब झूठी या गलत इंफॉर्मेशन दे दी, या सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट और डेक्लरेशन फाइल्ड. कोई डॉक्यूमेंट में आपने कुछ ऐसा मटेरियल फैक्ट या इंफॉर्मेशन जो है वो सप्रेस कर ली ताकि पता ना चल सके, ठीक है, कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन किया. ये 3 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है जब आप ये एक्सेप्शन लिखोगे कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसने फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन दे दी. मटेरियल फैक्ट को रिप्रेस कर, आई एम रियली सॉरी, मटेरियल फैक्ट को सप्रेस कर लिया या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस कर लिया जो उन्होंने डॉक्यूमेंट में दिया या किसी डेक्लरेशन में, या फिर फ्रॉडुलेंट एक्शन हुआ. इन केसेस में ट्रिब्यूनल जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू अगर वो सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल को पता चल गया कि ये इस तरीके से आपने कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ली है, सो वो जो है satisfied that the situation so warrants direct that liability of the members of such company shall be unlimited. तो जो ट्रिब्यूनल है वो मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा. ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है. ऐसा 3 चीज़ें हुई तो उस केस में ट्रिब्यूनल थ्रू एन एप्लीकेशन ये चीज़ कर सकता है कि वो वारंट कर सकता है कि
आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो खत्म की जाती है और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 339(1). इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट appears that business has been carried with the intention। अब सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही नहीं है, इवन वाइंडिंग अप पे टाइम पे ऐसा लगा कि जो बिजनेस है उसका तो इंटेंशन क्यों, देखो प्रॉफिट के लिए करना सही है, बाकी सारे फैक्टर्स हैं सही है, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हो, लाइक बिजनेस का इंटेंशन क्या था, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्रेडिटर्स को फंसाया, उन्हें फ्रॉड में फंसा लिया, ठीक है, और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, ये दो चीजें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे ऐसा हमें पता चला, इट अपीयर्स दैट कि बिजनेस जो है वो एक किस इंटेंशन से कैरी किया जा रहा है, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्रेडिटर्स को बुद्धू बनाना या उन्हें उनके साथ फ्रॉड करना, एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, ठीक है, फ्रॉड समझ रहे हो, राइट, तो उसके लिए उन केसेस में भी जो ट्रिब्यूनल इट मे डिक्लेयर द पर्संस हु वुड नोइंगली पार्टीज टू द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस इन अ मैनर अफॉरसेड एज पर्सनली लाइबल विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो ट्रिब्यूनल के पास ये राइट है कि वो उन लोगों को टारगेट करे या उन लोगों को पर्सनली लाइबल करे जो नोइंगली पार्टीज थे, राइट, नोइंगली पार्टी होना बहुत जरूरी। एक है कि अच्छा यू वर अ पार्टी लेकिन आपको पता ही नहीं था कि जो कंपनी है वो गलत इंटेंशन से चल रही है, उन्हें पता था कि डिफ्रॉड हो रहा है या फ्रॉडुलेंट एक्शंस हो रहे हैं या फ्रॉडुलेंट पर्पस की वजह से कंपनी चल रही है या क्रेडिटर्स को मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, फिर भी वो इन्वॉल्व है, तो उन्हें जो ट्रिब्यूनल है वो उन्हें पर्सनली लाइबल कर देगा विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो जो कंपनी के डेट्स हैं वो लोग ही पर्सनली लाइबल, मतलब अपने भले घर का सामान बेचो, जो मर्जी बेचो करके पे ऑफ करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं, इवन वाइंडिंग अप पे टाइम पे अगर ऐसा पता चल गया कि आपका इंटेंशन गलत था, आपने बिजनेस एक गलत इंटेंशन से कैरी किया, तो भी ट्रिब्यूनल के पास पूरा राइट है कि वो नोइंगली पार्टीज, मतलब जिन्हें पता था कि गलत काम हो रहा है फिर भी वो पार्टी थे बिजनेस में, तो उन्हें पर्सनली लाइबल कर दे। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन, सेक्शन 35 सबसेक्शन 3। प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, ऑब्वियसली कंपनीज प्रोस्पेक्टस बनाती हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या था, टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए अप्लाई करें, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है वो गलत है। पर्पस क्या है, फ्रॉडुलेंट, राइट। तो दो चीजें आ गई कि आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, लेकिन क्यों, क्योंकि आप एप्लीकेंट्स को झूठे वादे कर रहे हो या झूठी चीजें बोल रहे हो जो कि होती भी हैं एट प्लेसेस, ठीक है। तो टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि वो आए, वो इन्वेस्ट करें, तो गलत मतलब इन्फॉर्मेशन देनी, और कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस है आपका, ठीक है, आपका तो मतलब बिजनेस करने का सब पर्पस ही गलत है या आपके एक्शंस ही गलत हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा। सो एवरी पर्सन हु वाज अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जब तक बनता है डायरेक्टर तो फाइनलाइज हो जाते हैं, तो जो डायरेक्टर है at the time of issue of prospectus or has been named as a director in the prospectus में नाम होते हैं डायरेक्टर्स के, और every person who has authorized the issue of prospectus or every promoter or a person referred to an expert in the, ये सब लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के इशू के टाइम पे जो डायरेक्टर था या जिसका नाम है एज अ डायरेक्टर इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, या जिसने ऑथोराइज किया है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर प्रमोटर, या कोई भी बंदा जिसे एक्सपर्ट रेफर किया गया है प्रोस्पेक्टस में, ये सब जो है ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे all or any of the losses or damages that have been incurred by any person who subscribed to the securities on the basis of सच प्रोस्पेक्टस, इसके लिए पर्सनली लाइबल है ये पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब किसी ने आपके गलत वादे या गलत चीजें देख के इन्वेस्ट कर दिया तो उसे वापस करने पड़ेंगे उसके पैसे, तो ये लोग जो है ये पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया लेकिन आपके इंटेंशंस गलत थे, इंटेंशन था डिफ्रॉड करना एप्लीकेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो आके इन्वेस्ट करें, फ्रॉडुलेंट पर्पस करना। इस टाइम पे कौन कौन से लोग हैं, डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस में, बंदा जिसने इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज कर दिया, प्रमोटर
या कोई बंदा जिसे रेफर किया गया है एज एन एक्सपर्ट इन द प्रोस्पेक्टस, ये बन जाते हैं पर्सनली लायबल। तो जो लॉसेस या जो डैमेजेस हुए किसी को भी जिसने आके इन्वेस्ट कर दिया उसे वापस करने के लिए ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन ये है कि कंपनी जो है अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 1 उसे रीपे करने हैं अपने डिपॉजिट्स, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाती, ठीक है, सारा का सारा या देयर ऑफ पार्ट जितना भी उनको टाइम मिला उसमें। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसका जो इंटेंशन है टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर्स है, ठीक है, वापस करना ही नहीं चाहती है, फ्रॉडुलेंट पर्पस है, ठीक है, पैसे लेके भाग जाना चाहती है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट वो पर्सनली लायबल हो जाएगा फॉर द लॉसेज और डैमेजेस जो कि डिपॉजिटर्स ने इनकर किए। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे हमने पहले बोला प्रॉस्पेक्टस इशू किया तो एप्लीकेंट्स को लॉस हुआ, तो जो लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हुए, पर्सनली लायबल हुए, वो एप्लीकेंट को लॉसेज या डैमेजेस जो हैं वो उसको वापस करेंगे किसी के हुए। तो इन द सेम वे डिपॉजिट्स जो हैं वो रीपे ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप डिपॉजिटर्स को डिफ्रॉड कर रहे हो या फ्रॉडुलेंट पर्पस है आपका, उस केस में जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट वो बन जाते हैं लायबल। लायबल किस चीज़ के लिए बनते हैं? फॉर द लॉसेज और डैमेजेस ऑफ द डिपॉजिटर्स, कि उन्होंने अगर कुछ ऐसा इनकर किया है तो उसके उसके जो है उसको उसको वापस करना पड़ेगा। तो इन केसेस में जो है जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। सो नेक्स्ट एक्सेप्शन, दिस इज द लास्ट एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें बताया गया है सेक्शन 224 सब सेक्शन 5 में। सेक्शंस लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, इम्पैक्टफुल लगता है एग्जाम्स में। दैट वेयर द रिपोर्ट मेड बाय एन इंस्पेक्टर, ये स्टेट करता है कि फ्रॉड हुआ है कंपनी में। और जब कंपनी में फ्रॉड हुआ तो क्यों करते हैं फ्रॉड लोग? ठीक है, अपनी जेबें भरने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों के पैसे ऐंठने के लिए। तो उससे अनड्यू एडवांटेज ले लिया किसने? किसी डायरेक्टर ने, किसी केएमपी ने, किसी ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने, या किसी और बंदे ने, या किसी एंटिटी ने, ठीक है, अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट ले लिया इन द फॉर्म ऑफ एन एनी असेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और कैश और इन एनी अदर मैनर। तो इस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो ट्रिब्यूनल के सामने बोलेगा कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास हो विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट, यानी कि वापस लिया जाए, कोई भी एसेट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी कैश है, वो वापस करवाया जाए। एंड फॉर होल्डिंग सच डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर और अदर पर्सन लायबल पर्सनली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केसेस में क्या होगा, अगर आपने फ्रॉड किया, इंस्पेक्टर ने ऐसी रिपोर्ट बना दी, तो पर्सनली लायबल तो होंगे ही। लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर तो जाएगा ही, साथ में जो वापस करना पड़ेगा, जो आपने अनड्यू एडवांटेज लिया वो वापस करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी क्या है। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक मैं बोलूँगी परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी के बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, कंपनी पे कोई असर नहीं होता है कि कोई मर गया, कोई जी गया, डजंट मैटर, राइट? इट मीन्स दैट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी मे कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट शैल नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी। अब आप देखो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे वो पार्टनरशिप है, कंपनी अफेक्ट होती है। डेथ ऑफ अ मेंबर या डिपार्चर ऑफ अ मेंबर या रिटायरमेंट ऑफ अ मेंबर और अ पार्टनर, ये इन काइंड्स ऑफ बिजनेस अफेक्ट होते हैं, लेकिन कंपनी नहीं होती। क्योंकि एन इनकॉर्पोरेट कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वोन्ड अप एज पर लॉ। कंपनी को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ेगा। कंपनी मरती नहीं है। एंड अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन, इट्स अनअफेक्टेड बाय डेथ और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर। दैट इज वाई हमने शुरू में ही बोला है कि इसकी अपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। व्हेन अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट इज अनअफेक्टेड बाय द डेथ, बाय द डिपार्चर ऑफ द मेंबर। जब कंपनी खत्म होगी उसका एक लीगल प्रोसीजर है, उसका एक लीगल तरीका है, वाइंडिंग अप करनी पड़ती है। जब आप इसके बारे में लिखोगे या कंपनी के बारे में लिखोगे, एक चीज लिखनी है दैट मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉरएवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रोफेसर एल.सी.बी. गावर ने कहा था कि members may come and go but the company can go on forever. He said during the war all the members of one private company, जनरल मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो सारे मेंबर्स जो है वो मर गए, बॉम्ब
गिरा और मेंबर्स मर गए, बट द कंपनी सर्वाइव, नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉयड इट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंड इट्स ऑलवेज इम्पैक्टफुल टू राइट सच थिंग्स इन योर एग्जाम एज वेल। सिंपल तो इसका यही है कि मेंबर्स चाहे रिटायर हो, मेंबर्स चाहे चले जाएं, मर जाएं, कंपनी नहीं मरती। इसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये बता ही दिया उन्होंने कि मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स आते जाते रहेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, आई टेल यू इन नेक्स्ट कमिंग अप नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वॉर चल रहा था, प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग चल रही थी, बॉम्ब गिरा, सारे मेंबर्स मर गए, ठीक है, बट कंपनी नहीं मरी। सो इवन एन हाइड्रोजन बॉम्ब कुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड अ कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी जो है वो चलती ही रहती है। कंपनी को किसी के मर जाने से, छोड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट नेचर या द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट प्रॉपर्टी। हर जगह पे आई थिंक फर्स्ट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक से ये मैं बात आपको बता रही हूँ कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, इट्स इंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अपना ओन कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है इन इट्स ओन नेम। एज आई टोल्ड यू, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्यों है? इसीलिए है। ठीक है, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। अगर आपको एक चीज़ की क्लैरिटी है तो बाकी सब चीज़ें आप लिख सकते हो बहुत ईजिली। इसलिए हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। सेपरेट प्रॉपर्टी तो हो ही गई, ठीक है, मेंबर्स की नहीं होती है प्रॉपर्टी। कंपनी एक लीगल पर्सन है, अपना अपने नाम के अंडर ही वो प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, एंजॉय भी कर सकती है एंड ऑब्वियसली डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। सो मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जो मैंने यहाँ पे कोट किया है, दैट नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस और इन इट्स वाइंडिंग अप। तो कोई भी मेंबर नहीं बोल सकता कि ये जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो मेरी है या मैं ओनर हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। चाहे कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे इवन वाइंडिंग अप के टाइम पे भी कोई मेंबर उसे क्लेम नहीं कर सकता। एंड अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी कंप्लीटली कंपनी की होती है। कंपनी इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी एक अलग अलग है और उसके मेंबर्स जो हैं वो अलग है। वो ओनर्स हो सकते हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टी के ओनर्स वो नहीं है। मेंबर्स, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, अपने नाम के अंदर ही खरीदी जाती है, बेची जाती है। सो मेंबर्स के नॉट क्लेम इट एट ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कंपनी में? इट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसे हम शेयर कहते हैं। लोग शेयर खरीदते हैं, पैसा कंपनी को मिल जाता है और लोगों को क्या मिल जाता है? शेयर। ठीक है, सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 enunciates the principle by providing that the shares held by the members are movable property and can be transferred from one person to another। अभी तो बहुत इजी है, डीमैट अकाउंट्स हैं, इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसे? शेयर्स आप बेच सकते हो ओपन मार्केट में एंड रियलाइज द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम। आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करना है, यू कैन गो एंड बाय द शेयर्स। नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल, राइट? बट बैक डेज वी डू हैड ब्रोकर्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मेंबर जो है वो इजीली जाके अपना जो शेयर्स हैं वो बेच सकता है और अपना पैसा जो है वो वापस ले सकता है। कोई आप फंस नहीं गए हो कंपनी के साथ, राइट? शेयर्स आर वेरी इजीली ट्रांसफरेबल। मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज द शेयर्स आर ऑल्सो ट्रांसफरेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो मैंने बोला कि डीमैट फॉर्म के थ्रू इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफर्स। तो अब फिजिकल ट्रांसफर्स तो अब होते ही नहीं है। आई थिंक मेजरली डीमैट्स ही हैं, डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही होते हैं थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो मोस्टली बैंक्स रहती हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होती हैं। और डीमैट फॉर्म में जो है शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वेरी इजी टू बाय, वेरी इजी टू सेल। आजकल लोग अपने आप ही कर लेते हैं। जो जो कैपिटल है, जो मेन चीज़ है कैपिटल, जो खरीदी जाती है, हम शेयर खरीद लेते हैं, पैसा कंपनी को मिल जाता है, तो वो कंपनी की जो है वो कैपिटल बन जाती है, जो कि ईजिली ट्रांसफरेबल है। अगला नेचर या कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आई थिंक फर्स्ट उससे बोल रही हूँ, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यू। ठीक है, स्यू जो है वो एक लॉ का वर्ड है, वैसे केस करना नॉर्मल वर्ड में बोले तो कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो केस कर भी सकती है और उसके ऊपर केस हो भी सकता है। टू स्यू मीन्स टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन और टू ब्रिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो मैंने आपको बताया। ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी आर टू बी इंस्टीट्यूटेड इन इट्स नेम। ठीक है, या ये चीज़ तो बहुत आपको पता होनी चाहिए कि जब कंपनी पे केस होगा तो कंपनी के नाम पे होगा।
एंड द कंपनी में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन इट्स ओन नेम। कंपनी भी केस कर सकती है, ठीक है, कंपनी केस कर सकती है अपने नाम के अंडर। द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू स्यू फॉर डैमेजेस इन लिबल और स्लेंडर। अगर कंपनी के बारे में गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, चाहे वो वर्बल हैं चाहे वो रिटन है, ठीक है, तो वो डैमेजेस जो है उसके लिए क्लेम मांग सकती है। इट इज़ एंटाइटल्ड टू स्यू फॉर द डैमेजेस। A company, as a person distinct from its members, may even sue one of its own members. It's a very important point कि जैसे हर जगह पे बोल रहे हैं कि कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो वो मेंबर को भी स्यू कर सकती है, बट द कंपनी इज नॉट लायबल फॉर कंटेम्प्ट कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। उसका कोई ऑफिसर अगर कंटेम्प्ट कर देता है तो कंपनी लायबल नहीं है। मैंने इन्हें पॉइंट्स में इसीलिए कर दिया है ताकि चाहे जब आप लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्यू का क्या मतलब होता है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना। फिर सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो कंपनी के नाम पे होती है। फिर कंपनी जो है वो एक्शन ले सकती है अपने नाम में। कंपनी जो है डैमेजेस के लिए केस कर सकती है, इन लिबल और स्लैंडर, कोई भी डैमेजेस है उसके लिए केस कर सकती है। द कंपनी एज अ पर्सन, बिकॉज इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो हम शुरू से ही बोल रहे हैं, इट में इवन स्यू वन ऑफ इट्स मेंबर्स को पे वो केस भी कर सकती है, बट इट इज नॉट लायबल फॉर द कंटेम्प्ट कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर, राइट। कोर्ट में अगर उसका कोई ऑफिसर कंटेम्प्ट करता है, उस केस में कंपनी लायबल नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और मैंने इसे पॉइंट्स में इसलिए किया ताकि आपको याद रहे और आप जब उसे लिखो तो आपको पॉइंट वाइज वो चीज़ें याद आती रहे। नेक्स्ट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। ऑब्वियसली अगर केस कर सकती है, केस हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स भी होंगी कंपनी के पास। कंपनी जो एक लीगल एंटिटी है डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स ओन नेम। जब कंपनी बना दी तो उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस या जो भी चीज़ें होंगी वो उसके अपने नाम के अंडर होंगी। A shareholder cannot enforce a contract made by his company because he is neither a party to the contract nor be entitled to the benefit derived from it, as a company is not a trustee for its shareholders। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर होल्डर जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, एंड क्योंकि ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, ना ही इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट जो मिलेगा, और कंपनी जो है वो ट्रस्टी नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी स्यूड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिज कंपनी। जैसे पहले बोला कि कंपनी जो है वो मेंबर पे भी केस कर सकती है, लेकिन शेयर होल्डर्स पे कोई केस नहीं हो सकता कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एंटर किया तो कंपनी ही उसे हैंडल करेगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, इट्स नॉट कन्फाइंड टू द रूल्स ऑफ प्राइवेटी बट परमिएट्स द होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग चीजें हैं, राइट। अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ torts committed against the company nor can he be sued for torts committed by the company। तो जैसे कि हम हर जगह पे बोल रहे हैं कंपनी एंड मेंबर्स अलग है, तो अगर टॉर्ट्स कमिट किए गए हैं तो ना तो वो स्यू कर सकता है ना वो स्यू हो सकता है, एज मेंबर एंड कंपनीज आर डिफरेंट थिंग्स। अगला नेचर या अगला कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब कंपनी के जो पावर्स हैं वो स्टेटेड होते हैं एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दिया होता है, इसमें एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी दिए होते हैं और कंपनी उससे बाहर नहीं जा सकती, उसके स्कोप से बाहर नहीं जा सकती। एज वी विल मूव फॉरवर्ड तो डिटेल में भी बताया जाएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होती है। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर्स और आई एम सॉरी एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स कंपनी के मेंशन्ड होते हैं, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी क्यों बनी है। It regulates the powers and fixes the objects of the company and provides the edifice upon which the entire structure of the company rests। तो ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ भी करती रहेगी, राइट, इलीगल काम करती रहेगी, अनलॉफुल चीज़ें करती रहेगी। इट्स इंपॉर्टेंट कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं और उस दिए होते हैं कि इतने ही आपके पावर्स हैं या यही ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंपनी जिसके लिए कंपनी फॉर्म हुई है। Now the powers have been laid down. It cannot go beyond such powers unless if they are altered। ठीक है, ऑल्टर किया जा सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन थ्रू अ रेजोल्यूशन, बट अदर देन दैट उस अगर ऑल्टर नहीं हुआ तो आप उसके बाहर नहीं जा सकते। द एक्शन हैज बीन लिमिटेड।
कंपनी में एक सेपरेट मैनेजमेंट रहता है, एज आई टोल्ड यू। मेंबर्स होते हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मेंबर्स या शेयर होल्डर्स तो वो लोग हैं जो कैपिटल लगा रहे हैं, लेकिन कंपनी को चलाता कौन है? उसकी मैनेजमेंट, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजरियल पर्सोनल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ से समझ लो कि कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले या कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स अलग होते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज किया करता है कंपनी का मैनेजरियल पर्सोनल, कंपनी के मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ द मेंबर्स मे डिराइव प्रॉफिट्स विदाउट बीइंग बर्डनड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंबर्स जो है वो प्रॉफिट लेते हैं क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करता है? उसका मैनेजमेंट, उसका मैनेजरियल पर्सोनल। दे डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग, so they can elect their representatives as directors on the board of directors of the company। तो वो डायरेक्टली आके तो वर्किंग को कंट्रोल करते नहीं है, बट ऑब्वियसली दे वुड वांट कि वर्किंग अच्छी हो ताकि उनके इन्वेस्टमेंट पे भी उनको रिटर्न मिले। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जिन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं। तो मैनेजमेंट अलग होती है, मेंबर्स अलग होते हैं। सो कंपनी enjoys the benefit of having a separate management। देन कंपनी ऑब्वियसली बनाई क्यों जाती है? वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। वॉलंटरी है क्योंकि आप अपने मन से आ सकते हो और प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, फ्री में तो कोई नहीं करता, एक्सेप्ट ऑफ द फैक्ट कि सेक्शन 8 की जो कंपनी होती है उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इट इज़ फॉर्म फॉर द अकम्पलिशमेंट के कुछ गोल्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट इज गेन, इट इज़ डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिविडेंड दिया जाता है और कुछ रिटेन किया जाता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंपनी चलेगी भी नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए कंपनी फॉर्म होती है, एक्सेप्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो कि बनती है फॉर नो प्रॉफिट मोटिव। और ये जो प्रॉफिट्स आते हैं उनका फिर क्या किया जाता है? बेसिकली डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को और कुछ रिटेन कर लिया जाता है प्रॉफिट, ताकि इन फ्यूचर हमारी जो कंपनी है उसे एक्सपैंड किया जा सके। The last nature or the last characteristic of the company is termination of existence. As I told you, वो मरती नहीं है, it does not die a natural death। एक legal proceeding होती है जिसे winding up का process कहते हैं। So created by law, carries on its affairs according to law throughout its life and ultimately is effaced by law। Very important, it can only be terminated by means of winding up। तो इसीलिए वाइंड अप होगी कंपनी तभी वो खत्म होगी, राइट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए अभी क्या हो गया कि वाइंड अप को अवॉइड करने के लिए कंपनीज जैसे रीऑर्गेनाइजेशन कर लेती हैं या रिकंस्ट्रक्शन कर लेती हैं या अमेलगमेट हो जाती हैं। बट अदर दैन दैट, अगर आपको टर्मिनेट करनी है तो आपको लीगली करनी पड़ेगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी। अदर दैन दैट तो कोई इसका वो नहीं है, डेथ नहीं है। एज आई टोल्ड यू, इट एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। कंपनी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन जब तक उसे लीगली वाइंड अप ना किया जाए, थ्रू प्रॉपर लॉ के अंडर जो प्रोसेस है उसे फॉलो ना किया जाए तो कंपनी खत्म या बंद नहीं होती। एज वी एंड द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, अब मैं आपको बताती हूँ अब डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, विद अदर नेचर ऑफ बिजनेसेस। क्या कंपनी के डिफरेंसेस हैं एंड हाउ टू ड्राफ्ट देम। जब भी आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका एक तरीका होता है, तो उसके लिए बेसिस लर्न कर लो डिफरेंस का, ठीक है। बेसिस क्या होता है कि दो चीज़ों में जब आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो उसका बेसिस क्या है, ठीक है। ज़्यादा पता चल जाएगा जब आप डिफरेंसेस एक्चुअली में देखोगे। ऑलवेज ड्राफ्ट द डिफरेंस इन टैब्यूलर फॉर्म, ठीक है। पैराग्राफ्स में मत करो, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड फॉर यू ऑल्सो टू राइट, ठीक है। जब आप टैब्यूलर फॉर्म में करते हो तो वो बिल्कुल डायरेक्ट पता चलता है कि कैसे कंपैरिजन में उसका डिफरेंस है। एंड ट्राई टू बी प्रिसाइज एंड क्लियर इन एक्सप्लेनेशन। ये तो थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आपको ये चीज़ याद रखनी है। As I've told you earlier, differences में we will start with the difference between partnership firm and company। जब आप difference लिखते हो तो first point मैंने आपको बताया कि basis ज़रूर लिखो। आप देखोगे कि first point मैंने basis का बनाया है। basis लिखने से ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो बहुत clarity हो जाती है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो difference में। दूसरी चीज़ learn करने में बहुत easy होता है। You just have to learn the basis और फिर अगर आपको clarity है कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, कंपनी क्या है, तो लिखने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। जस्ट ट्राई इट वंस और इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। सेकेंड, आई टोल्ड यू कि टैब्यूलर फॉर्म में हो। डिफरेंसेस हमेशा टैब्यूलर फॉर्म में ही लिखने चाहिए। अवॉइड राइटिंग देम इन पैराग्राफ्स, यू नो।
मार्क्स भी मिलते हैं और देखो पढ़ने वाले को समझ भी आता है, राइट? तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेसिस, बेसिस में क्या लिखना है, जैसे अगर आप अपने बना सकते हो, राइट? ये मैंने बनाए हैं, आप अपने आपको जो लगता है कि बेसिकली किस डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, द बेसिस ऑफ द डिफरेंस, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले हम कहेंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है? जैसे कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने मेंबर्स या अपने पार्टनर्स से डिस्टिंक्ट नहीं है, बट कंपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है, समझ गए? वैसे ही सेकंड में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स ही होती है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन कंपनी में अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी उसी की होती है, मेंबर्स की नहीं होती है, कंपनी की ही होती है। थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स। पार्टनरशिप फर्म के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? बेसिकली इंडिविजुअल पार्टनर्स के ही क्रेडिटर्स होते हैं। एंड अ डिक्री अगेंस्ट फर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली। तो पार्टनर्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें, कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट ही प्रोसीड कर सकते हैं, मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी के ही हैं। एज वी हैव स्टडीड, लाइबिलिटी लिमिटेड है ना, राइट? उसके बाद आता है एजेंट्स। पार्टनर्स बेसिकली फर्म के एजेंट्स ही हैं। क्या है पार्टनरशिप फर्म? जो पार्टनर्स ने बनाई है ना, पार्टनर्स ही एक फेस है, पार्टनर्स ने क्या काम किया, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स से ही चलती है। एंड अ पार्टनर कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकर लाइबिलिटीज एज लॉन्ग एज ही एक्ट्स इन द कोर्स ऑफ द फर्म्स बिजनेस। तो एजेंट है, क्योंकि वो एजेंट है तो वो ये सारे काम कर सकता है। लेकिन मेंबर्स कंपनी के एजेंट्स नहीं होते इन एनी मैटर, इन एनी केस। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी के और प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। आई बिलीव इस पॉइंट तक तो आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। एंड इनकर लाइबिलिटीज इन द कोर्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टनर जो है, इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फर्म, ठीक है? पार्टनर अपनी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेंबर कर सकता है, ठीक है? जैसे हमने पहले भी बताया था कि कंपनी जैसे कि मेंबर को भी स्यू कर सकती है, ठीक है? क्योंकि मेंबर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपनी। पार्टनर अपनी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेंबर कर सकता है। 5 पॉइंट्स पढ़ने के बाद आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिस। ट्राई करो, लर्न करने में भी इजी रहेगा। अब देखो, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर डिस्टिंक्ट, प्रॉपर्टी, क्रेडिटर्स, एजेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे आपको पता होगा कि अच्छा पार्टनरशिप फर्म है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कंपनी डिस्टिंक्ट है। प्रॉपर्टी है तो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी तो पार्टनर्स की है, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर्स की नहीं है। क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो जो पार्टनर्स के क्रेडिटर्स हैं वही पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स हैं, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के हैं, मेंबर्स के नहीं है। एजेंट्स की बात करते हैं तो पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है, मेंबर फर्म कंपनी का एजेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर फर्म में के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द बेसिस एंड यू विल बी जस्ट डन विद दैट। मूविंग फॉरवर्ड विद डिफरेंसेस, अगला बेसिस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप में तो शेयर्स नहीं हो सकते ट्रांसफर, राइट? एंड मेक द ट्रांसफर अ मेंबर ऑफ द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, हो ही नहीं सकता, राइट? ऐसा तो नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में, राइट? लेकिन कंपनी के केस में होता है। कंपनी के केस में कोई हम दूसरे शेयर होल्डर से पूछने नहीं जाते उसके बारे में, राइट? इट्स वेरी ओपन, इट्स इजिली ट्रांसफरेबल। भाई हमें पैसे चाहिए, हमने अपना शेयर बेच दिए और पैसे ले लिए, सो इट इज़ लाइक दैट। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में भी आप पढ़ के आए हो, हर चीज़ जो ऑलरेडी पढ़ी है वही लिखनी है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ थिंग कि डिफरेंस में हम कितना चीज़ लिख सकते हैं। लाइबिलिटी, अब पार्टनरशिप फर्म में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दो अलग चीज़ें हैं ही नहीं, है ना? बट मेंबर्स के केस में, एज आई टोल्ड यू, शेयर होल्डर्स के केस में लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, आइदर बाय शेयर्स आइदर बाय गारंटी। तो कहीं भी ऐसे भी होता है कि लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है। डिसोल्यूशन, ठीक है? डिसोल्यूशन कैसे होती है पार्टनरशिप फर्म में? आप बता दो। डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई पार्टनर की, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है? लेकिन कंपनी के केस में हमने कितनी जगह पे पढ़ लिया है कि कंपनी का एक बहुत बड़ा फीचर है विच इज़ परपेचुअल सक्सेशन। शेयर होल्डर मरे, शेयर होल्डर छोड़ के चला जाए, डजंट मैटर, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती कंपनी डिसॉल्व नहीं हो सकती, राइट? ऑडिट,
द अकाउंट्स ऑफ फर्म आर ऑडिटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक कंपनी के केस में एक सीए को ऑडिट एनुअली करना ही करना है, राइट? क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, दोबारा कर लो। कंपनी जो है वो लॉ बाय बीइंग क्रिएशन ऑफ लॉ एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, एंड डिसॉल्व भी बाय लॉ होती है। तो दोनों में समझ गए, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट भी अंडर अग्रीमेंट हो सकती है, डिसॉल्व भी हो सकती है, और कंपनी क्रिएट भी लॉ से होती है और डिसॉल्व भी लॉ से होती है। सो हियर वी एंड द 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, डू लर्न द बेसिस, ओके? अब आ गए डिफरेंस बिटवीन एचयूएफ एंड कंपनी। एचयूएफ आपको पता है फैमिली बिजनेस को कहते हैं, ठीक है? अगेन बेसिस से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मेंबर्स, अब मुझे बता सकते हो टाइप ऑफ मेंबर्स कैसे होंगे एचयूएफ में? एक ही घर के मेंबर हैं, एक जैसे होंगे, होमोजेनियस होंगे। होमोजेनियस हमने आई थिंक साइंस में पढ़ा था व्हेन वी वर इन स्कूल, उसका मतलब होता है सेम, ठीक है? तो होमोजेनियस होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है? जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं तो होमोजेनियस मेंबर्स होंगे, राइट? बट अनवेरिंग, अनवेरिंग मतलब चेंज नहीं है। कंपनी के केस में होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों होते हैं, वेरिड भी होते हैं और डाइवर्स भी होते हैं, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है? एक फैमिली के भी देखो, हो सकता है सबने ही इन्वेस्ट करके रखा हो एक ही कंपनी में, वहीं पे अलग अलग लोग भी होंगे, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली सारा बिजनेस चला रही, ऐसा नहीं होता, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस। देन सोल अथॉरिटी, सो एचयूएफ के बिजनेस में आई बिलीव वी हैव ऑल स्टडीड एचयूएफ इन +1 +2, तो जो कर्ता होता है उसी के पास सोल अथॉरिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, अदर को पार्टनर्स के नॉट डू सो, ठीक है? कर्ता जिसको मैनेजर बोल दे, हेड ऑफ द फैमिली बोल दे, वो कर्ता हो गया ना, तो वही सब कुछ करता है। को पार्टनर्स जो नीचे के लोग हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। मेंबर, तो बहुत सिंपल है, एचयूएफ में जी कोई पैदा हो गया तो वो मेंबर बाय डिफॉल्ट ही बन गया, बाय वर्च्यू ही बन गया, राइट? उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंबर के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, राइट? चाहे आप उस फैमिली में भी पैदा होते हो फिर भी आप उस कंपनी के मेंबर नहीं बन जाते हो, राइट? रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर गेन बाय एचयूएफ इवन इफ द नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड्स 20, तो 20 से ज्यादा भी होती है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ऑब्वियसली कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। ये 4 ही पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। अब आप देखो कि अगर आपको बेसिस याद है, आपको पता है टाइप्स ऑफ मेंबर्स हैं, तो एचयूएफ में सारे मेंबर एक जैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। कंपनी में होमोजेनियस भी होते हैं, हेट्रोजेनस भी होते हैं। सोल अथॉरिटी, एचयूएफ में सारी अथॉरिटी कर्ता के पास होती है, को पार्टनर्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, और कंपनी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेंबर, एचयूएफ में बाय बर्थ ही जो बच्चा है वो मेंबर बन जाता है, लेकिन कंपनी में अगेन ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन, एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे नंबर ऑफ मेंबर्स 20 से ज्यादा हो जाए, लेकिन कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती ही है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एचयूएफ एंड कंपनी। अब आ गया एलएलपी एंड कंपनी। अब एलएलपी जो है ये सबसे रीसेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कंपनी के बाद ये बना था, ठीक है? और इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि एलएलपी एक्चुअली होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं उसको। सबसे पहले बेसिस में मैंने लिखा है डेफिनेशन, इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। हाइब्रिड सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं मिक्स ऑफ बोथ, मतलब समझ लो कि दो हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस उठा ली, कंपनी और पार्टनरशिप, और दोनों दोनों के हमने बेनिफिट्स ले लिए कि कुछ बेनिफिट्स इस फॉर्म ऑफ कंपनी के, इस कुछ बेनिफिट्स इस फॉर्म ऑफ कंपनी के, और एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस बना दिया विच इज कॉल्ड एलएलपी, ठीक है? तो वो हाइब्रिड है, बट जो कंपनी है वो एज आई टोल्ड यू इट्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। सेकेंड बेसिस, इंटरनल स्ट्रक्चर। एलएलपी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट इज रेगुलेटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है, ठीक है? क्योंकि पार्टनरशिप के भी क्वालिटीज हैं। तो अगर आप नाम से देखो इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? क्योंकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उसे लिमिटेड करके, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी की क्वालिटी कंपनी से उठा ली और पार्टनरशिप कर लिया, राइट? कंपनी में एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इंटरनल स्ट्रक्चर, सारा जो है वो स्टैच्यूट ही रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट, कितने मेंबर्स, कितने डायरेक्टर्स, कितनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? क्या क्या काम, एवरीथिंग। थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, एलएलपी में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी में थोड़ी, क्योंकि देखो कंपनी में तो कंपनी के एडवांटेजेस हैं, लेकिन एलएलपी सिर्फ कंपनी के एडवांटेजेस उठा रही है, ठीक है? डिसएडवांटेजेस नहीं ले रही है, तो डेफिनेटली इट्स मोर फ्लेक्सिबल।
मैनेजमेंट ओनरशिप डिवाइड, एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ओनरशिप डिवीजन नहीं है, लेकिन कंपनी में है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं लेकिन मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ कंप्लायंसेस, एलएलपी के कंप्लायंसेस कम है, कंपनी के बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है एलएलपी एंड कंपनी में। लर्न करने की अब देखो डेफिनेशन, अच्छा एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी पार्टनरशिप की, कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर, एलएलपी का इंटरनल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, कंपनी का बाय स्टैट्यूट विच इज कंपनीज एक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, एलएलपी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कंपनी थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट ओनरशिप डिवाइड, एलएलपी में नहीं है, कंपनी में है। नंबर ऑफ कंप्लायंसेस, एलएलपी में कम है, कंपनी में ज्यादा है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आज की क्लास, आज का टॉपिक। आपको जो भी अच्छा लगा ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो और कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट। और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पे भी फॉलो करो इफ़ यू हैव नॉट डन दैट येट। बाय।